हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई ने जो एग्ज़ाम लिया था माध्यमिक शिक्षक क्लास 9 से 10 के लिए 26 अगस्त 2023 को, उसका पेपर सामान्य अध्ययन और अंग्रेजी प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 120 प्रश्न हैं, जिसमें से 40 प्रश्न जीके और जीएस के हैं और बाकी के जो 80 प्रश्न हैं वो अंग्रेजी प्रश्न पत्र हैं। तो जिन्होंने अगर मैथमेटिक्स चुना है तो उनका यहाँ पे 80 प्रश्न सिर्फ मैथमेटिक्स से होगा और बाकी 40 का सबके लिए सेम था। तो जो भी कक्षा 9 से 10 के लिए एग्ज़ाम दिया था उनके लिए 40 प्रश्न सेम था और बाकी का 80 अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग प्रश्न। हालांकि टीआरई 2 में ये सब चीज़ें बदल गई हैं, तो अभी के लिए हम इसको ही देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट है जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का। हमारा पहला प्रश्न है, 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, रमेश और राजीव की आयु का अनुपात दिया है 1:3 और 5 वर्ष बाद दिया है 2:3। तो एक 10 वर्ष पीछे का है और एक 5 वर्ष आगे का है, यानी कुल कितना हो जाएगा? 15। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे 15 लिख देंगे, इसको 15 लिखेंगे। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर होगा किसके? 15 दूनी 30 माइनस 15 तियाँ 45 के। तो यहाँ से -3 बराबर -15, यानी कि 1 बराबर 5 यूनिट हो जाएगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और ये हो जाएगा 15। तो ये 5 और जो 15 आयु मिला है रमेश और राजीव का, ये 10 वर्ष पूर्व का है। तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 10 जोड़ देंगे, ये 15 हो जाएगा। इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब जो वर्तमान आयु मिला है 15 और 25, इसका क्या करना है? हमें अनुपात निकालना है। तो 5 3 15, 50 25, तो 3:5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? देखिए, इसका शॉर्टकट भी है और बेसिक मेथड भी है। पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। मान लेते हैं ये उसका घर है और ये उसका स्टेशन है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है डी है। तो डी डिस्टेंस को 5 किलोमीटर से जब चल रहा है तो उसको गाड़ी स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, यानी कि उसको जो गाड़ी पकड़ने के लिए जो समय चाहिए टी, उसमें वो क्या कर रहा है? 7 मिनट ज़्यादा ले रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन छूट जा रही है। ठीक है, ये पहला केस हो गया। 7 मिनट है तो इसको मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 7/60 हो जाएगा। दूसरा है कि डी डिस्टेंस कितने से जा रहा है? 6 किलोमीटर से जा रहा है वो, तो गाड़ी पकड़ने के लिए जो समय चाहिए टी, उसमें वो पहले ही पहुंच जा रहा है, यानी 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी -5/60 हो जाएगा। यहाँ पे जो टी हमने माना है ये घंटा में है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से दोनों को घटा देते हैं, तो d/5 बराबर, तो इसको इस वाले हिस्से को इसमें घटा देंगे, d/6 हो जाएगा। ये t प्लस 7/60 माइनस, और इसको घटाएंगे तो -t हो जाएगा और ये प्लस 5/60 हो जाएगा। ये t से t कैंसिल हो जाएगा तो 12/60 हो गया और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6×5 = 30, तो ये हो गया 6d माइनस 5d। तो यहाँ से हमें मिलेगा d/30 बराबर 12 एकम 12, 12×5 = 60, 1/5, 5×6 = 30, तो d बराबर 6 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि जो टी हमने माना है वो समय है जो एग्जैक्टली लगेगा उसको ट्रेन पकड़ने के लिए अपने घर से निकलने के बाद। मतलब यहाँ से निकला और यहाँ पे जस्ट ट्रेन आई है तो टोटल जो समय लगा है टी लगा है, और ये लेट वाला है और ये पहले वाला है, तो इसको घटा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू की औसत मासिक आय है इतना और आर की औसत मासिक आय इतना दिया है, तथा पी और आर की औसत मासिक आय इतना दिया है। तो पी की मासिक आय क्या है? तो देखिए, पी प्लस क्यू की कुल आय क्या होगी? तो
5050 में 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 10,100। फिर R, यहाँ पे Q छूट गया है, Q और R की औसत आयु, Q प्लस R की औसत मासिक आय 6,250 है, तो 6,250 में 2 से हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12,500। ठीक है। अब दिया है P और R की औसत मासिक आय है 5200, तो 5200 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो कुल आय निकल जाएगा P प्लस R की, ये कितना हो जाएगा 104 पर 2 जीरो। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ देंगे, तो इसमें कितना है, 2P है, 2Q है और 2R है, तो 2P प्लस Q प्लस R बराबर, इन सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 0 0 1 5 6 4 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 3, 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो P प्लस Q प्लस R मिल जाएगा हमें, ये बराबर होगा 16,500 के। हमें निकालना क्या है, P की मासिक आय निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, Q और R की जो कुल मासिक आय है इसमें से हम घटा देंगे, तो P बराबर हो जाएगा 16,500 माइनस Q प्लस R की मासिक आय, ये कितना दिया है 12,500 है, तो 16,500 में से 12,500 को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लगभग 12,000 में से 16 गया तो 4 बचेगा, तो 4,000। आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है, तदनुसार Q P का कितना प्रतिशत है। तो देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में, क्या P का हमने 30% प्लस Q का हमने 40% को आपस में जब जोड़ दिया है तो हमें क्या मिल रहा है, Q का 80% मिल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3P 4Q बराबर 8Q होगा। इसको लिखेंगे 3P बराबर 4Q, तो P बाई Q कितना हो जाएगा 4/3, Q बाई P लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। हमें निकालना क्या है, Q P का कितना प्रतिशत है, तो Q जो है P का 3/4 है, यानी कि 3/4 गुने हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 चौके से 25 3 75% है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ABCD के बीच इतने के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि C को D से 1,000 रुपये अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा क्या है। ABCD दिया है 5 2 4 3 का अनुपात है इनके बीच। कह रहा है कि C को D से, तो C ये है और D ये है, इनको C को D से कितना अधिक मिल रहा है, 1 यूनिट अधिक मिल रहा है, और ये 1 इकाई 1,000 के बराबर है, तो 1,000 के बराबर है। हमें निकालना क्या है, B का हिस्सा निकालना है, B का हिस्सा क्या है 2 है, तो 2 इकाई कितना हो जाएगा 2,000 के बराबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट दे देता तो उसे पहले से 15 रुपये कम का लाभ मिलता, तदनुसार उस घड़ी का अंकित बिक्री मूल्य क्या है। देखिए पहले छूट कितना दिया गया है, पहले छूट दिया गया है 5% का, फिर नया छूट प्रस्तावित है कितना 6% का, तो छूट में अंतर कितने का है, तो 6 - 5 बराबर 1% का, और यही 1% का अंतर 15 के कम लाभ के बराबर होगा, तो ये 1% किसके बराबर होगा 15 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 1500 के, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उनमें से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 3:4:5 हमें दिया है, मान लेते हैं ABC है, इनका मध्यानुपात मान लेते हैं कि x है, तो A बराबर हमें क्या मिलेगा 3x, B बराबर 4x, C बराबर 5x। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग, तो 3x प्लस 5x का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या क्या है 4x
प्लस 52 के योग के बराबर है। तो यहाँ से 8x और ये -4x बराबर 52, तो हमें मिलेगा 4x बराबर 52। तो x बराबर कितना होगा, 13 हो जाएगा। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या a है। तो a बराबर 3 गुने 13 यानी कि 39 हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि 2 का पावर 2n-1 बराबर 1/8 का पावर n-3 है तो इनका मान हमें निकालना है। तो देखिए 2 का पावर 2n-1 और बराबर इसको क्या लिखेंगे, 8 का पावर -n-3 लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1/a है तो इसको लिखते हैं a का पावर -1। तो वही हमने यहाँ पे किया है। फिर 2 का पावर 2n-1 रहेगा और ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं और इसका पावर क्या है पहले से -n-3 है। फिर 2 का पावर 2n-1 और ये 3 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको याद रखना है फॉर्मूला, x का पावर a है, बाहर b है तो x का पावर a b हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर -3n-3 हो जाएगा। क्योंकि बेस बराबर है तो घातांक भी बराबर होगा, यानी कि 2n-1 बराबर -3n-3 बराबर होगा। यहाँ से 2n-1 बराबर -3n प्लस 9, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5n बराबर 10। तो n बराबर हमें क्या मिल गया, 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फोटो डायोड। फोटो डायोड प्रकाश ऊर्जा को विद्युत धारा में बहुत तेज़ी से बदलता है। इसका जो रिस्पांस टाइम है नैनो सेकेंड में होता है, जो इसे डिजिटल लॉजिक सर्किट, ऑप्टिकल फाइबर संचार और डिजिटल कन्वर्टर्स के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है। यहाँ पे जो फोटो वोल्टेइक सेल है इसका उपयोग मुख्य रूप से सौर ऊर्जा बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी से प्रश्न है। क्रांतिक द्रव्यमान विखंडनीय पदार्थ जैसे कि मान लीजिए यूरेनियम 235 है कि वह न्यूनतम मात्रा होती है। क्रांतिक द्रव्यमान विखंडनीय पदार्थ की वह न्यूनतम मात्रा होती है जो एक निरंतर आत्मनिर्भर नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। इससे कम द्रव्यमान होने पर न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और रिएक्शन रुक जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान को हम बोलते हैं क्रांतिक द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एथिलीन। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। यह एक प्राकृतिक गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए भी एथिलीन गैस या एथीफोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करने पर नमी से क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इस पर प्रतिबंध लगा है। प्रतिबंध के कारण अब एथिलीन को प्राथमिकता दी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है, एसिटिलीन टिक नहीं करना है, जनरली एथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है। तो ऑक्टेन स्केल पर मानक के रूप में एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या को 0 माना गया है और आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या को 100 माना गया है। तो इसका ऑक्टेन संख्या क्या है, 100 है और इसका क्या है, 0 है। तो 0 पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ऑक्टेन संख्या जो है वो पेट्रोल की एंटी नॉकिंग क्षमता को मापती है। जितनी अधिक ऑक्टेन संख्या होगी ईंधन उतना ही बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का खाद्य भाग कौन सा है। तो लीची का जो गूदेदार और रसीला भाग हम खाते हैं उसे मांसल एरिल बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। यह बीज के चारों ओर विकसित होने वाला एक अतिरिक्त आवरण होता है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। तो ये है विसरण। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाती है और उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गैसों का यह स्वतः जो गमन है उसको हम विसरण कहते हैं। यहाँ पे जो वाष्पोत्सर्जन दिया है यह पत्तियों के रंध्रों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उड़ना
वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ये जो परासरण है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक का प्रवाह को परासरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं जीन मैपिंग यानी कि जीन मानचित्रण। तो जीन मानचित्रण वह तकनीक है जिसके द्वारा किसी गुणसूत्र पर विभिन्न जीनों के विशिष्ट स्थानों और उनके बीच की सापेक्ष दूरी का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है तो कैसी होती है? ये द्विगुणित होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ब्रायोफाइट जैसे कि ब्रायोफाइट्स में कौन कौन आते हैं? मॉस जिसको काई बोलते हैं और एक आता है लीवर वर्ट। तो मॉस और लीवर वर्ट में बीजाणु उद्धित यानी सोप्रोफाइट चरण द्विगुणित होता है। इसकी बीजाणु मातृ कोशिका भी द्विगुणित होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद अगुणित बीजाणु बनते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये भूमि पर रहते हैं लेकिन निषेचन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था 2010 ईस्वी में। एग्जैक्ट अगर डेट पूछे तो 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का तेजी से निपटारा करना। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है कोलकाता में हुगली नदी के नीचे शुरू की गई है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई। बाकी जो विकल्प दिया गया है कोच्चि, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु में, इनमें से किसी में भी अंडर वाटर मेट्रो नहीं है। अगला प्रश्न देखिए भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पर्यटन कार्य समूह की कई बैठकें आयोजित की गई थी। पहली बैठक जो है कच्छ के रण यानी गुजरात में, दूसरी सिलीगुड़ी यानी दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, तीसरी जो है श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में और चौथी बैठक जो है गोवा में हुई थी। इसके अलावा उत्तराखंड के रामनगर में भी भ्रष्टाचार विरोधी और अन्य बैठकें हुई थी। क्योंकि पर्यटन समूह की बैठकें एक से अधिक स्थानों पर हुई है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है? तो ये है ऑप्शन बी, निर्जला ने। अगला प्रश्न है कि उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने। तो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखे गए उपन्यास रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से किया था। इस पुस्तक को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो ये थे ऑप्शन बी, अब्देल फतह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। ये पहली बार था जब मिस्र के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दरभंगा। बिहार का पहला तैरता हुआ और सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा जिले के कादिराबाद में एक तालाब के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो याद रखना है कादिराबाद। और जो इसकी क्षमता है वो है 2 मेगावाट की क्षमता इसकी है। बिहार का जो दूसरा तैरता हुआ सोलर प्लांट है वो सुपौल जिले में बनाया जा रहा है। और भारत का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है वो रामागुंडम तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन ए, मगही पान। तो मगही पान बिहार का एक प्रसिद्ध उत्पाद है जिसे भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। बासमती चावल मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत का है और चंदेरी साड़ी ये जो है ये मध्य प्रदेश की है। तो बिहार के अन्य प्रमुख जीआई टैग को याद रखना है कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे उनका नाम लिख देता हूँ। तो कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मरचा चावल, मिथिला मखाना, सिलाव का खाजा, सुजनी कढ़ाई और टसर सिल्क, इन सभी को जीआई टैग बिहार से मिल चुका है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तो यहाँ पे तो दिया है 4, तो 4 किसको बोलते हैं? तो 4 जो है नदी और डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने वाले नदी या द्वीप या सिल्ट के मैदान को बोलते हैं 4। विशेष करके ये गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में ही यूज होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डेल्टा। उसके बाद है कंकर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के कण या नोड्यूल को बोलते हैं कंकड़। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 से रिलेटेड है ये। उसके बाद है कायल। तो केरल के तटीय मैदान में पाए जाने वाले लैगून या बैक वाटर को कयाल या कायल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? तटीय मैदान में ये पाए जाते हैं। उसके बाद है मांड। तो पंजाब के मैदान में पाए जाने वाले जलोढ़ क्षेत्र या आर्द्र भूमि को बोलते हैं मांड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 से रिलेटेड। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो देखिए सुबनसिरी, बेलसिरी और मानस, ये तीनों नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी में उत्तर दिशा यानी कि दाएं तट से आकर मिलती है। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी नहीं मिलती है। तो चूंकि ये सभी उत्तर से मिलती हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई। तो दाएं तट से सुबनसिरी, मानस, कामेंग, संकोच, तीस्ता, बेलसिरी, और दक्षिणी तट से जो है वो है दिबांग, उसके बाद है लोहित, धनसिरी और एक है कोपिली। ये है दक्षिण से मिलती हैं आके, ठीक है। दक्षिण का देखिए, मान लीजिए कि ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है भारत का और यहाँ से ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। तो इधर से मिलने वाली नदियों को बोलते हैं उत्तर दिशा से, और इधर से जो जाके मिलेंगी वो होगी दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियाँ। अगला प्रश्न है कि लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य में चांगलांग जिले में पटकाई-बुम पहाड़ियों के पास स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो कौन सा है? तो वो है सियाचिन हिमनद। और सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध हिमनद कौन है? तो वो है जेमू ग्लेशियर यानी कि जेमू हिमनद, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो बिहार का अधिकांश भाग मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आता है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। दक्षिण बिहार के मैदान में ही मगध का मैदान और अंग का मैदान स्थित है जो मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य गंगा का मैदान। अगला प्रश्न है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। कपिलधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है, कावेरी पर नहीं, तो ये नर्मदा होगा, यहाँ पे नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात जो है यह भी नर्मदा नदी पर है, तो ये भी गलत हो जाएगा, गोदावरी पर नहीं है ये। तो हमारा आंसर चूंकि बी और सी दोनों जोड़े सही सुमेलित नहीं है, इसलिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक नहीं वाला पूछा था, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण में हमें व्यवस्थित करना है। तो भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर इन बंदरगाहों की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार से देखिए है। कैसे? पहला आएगा विशाखापत्तनम, तो आंध्र प्रदेश का सबसे उत्तरी प्रमुख बंदरगाह है विशाखापत्तनम। उसके बाद आता है काकीनाडा, तो काकीनाडा आएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद है मछलीपट्टनम, तो ये तीसरे नंबर पे। और चौथा है नागापट्टनम, तो ये नागापट्टनम जो है ये तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखना है। और इस तमिलनाडु के ऊपर क्या है मैप में? आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में पहला विशाखापत्तनम, दूसरा काकीनाडा और तीसरा मछलीपट्टनम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4123, 4123 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच हुआ था, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ये 25 अप्रैल 1954 को हुआ था भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच एक ऐतिहासिक समझौता। इसका मुख्य उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन करना था। इसी समझौते के तहत नेपाल की सीमा में कोसी बराज जो कि हनुमान नगर में स्थित है का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है?
तो RL सिंह के बारे में ये पूछ रहा है। तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता RL सिंह के भारत के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग उपाद्र समकरणकालीन जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है और यह क्षेत्र आर्द्र और शुष्क महाद्वीपीय जलवायु के बीच एक संक्रमण का कार्य करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उपाद्र संक्रमणकालीन, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल इसको बोलते हैं। और कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार को CWG में और दक्षिणी बिहार को AW जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। और थॉर्नवेट के अनुसार C-W की श्रेणी में इसको बांटा गया है बिहार की जलवायु को। इसके अलावा आप त्रिवार्था का भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929। तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। यहाँ पे जो कानपुर अधिवेशन है 1925, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये याद ध्यान रखना है। और जो कराची अधिवेशन 1931 है, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1840 के दशक में भगत जवाहर मल कूका द्वारा पंजाब में की गई थी। इसका प्रारंभिक और मूल उद्देश्य था सिख धर्म में आ गई बुराइयों, अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर कर धर्म को शुद्ध और परिष्कृत करना था। बाद में बाबा राम सिंह के नेतृत्व में यह अंग्रेजों के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सिख धर्म को परिष्कृत करना। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, वी सावरकर। वीर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। और इसके विपरीत ध्यान रखना है कि RC जो मजुमदार था उसने कहा था कि यह न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। डिजरायली ने भी कहा था कि राष्ट्रीय इस जो ये 1857 के विद्रोह को बोला था ये राष्ट्रीय विद्रोह है। तो ये सब फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो इसका आंसर होगा बिहार और बंगाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित रूप से विद्रोह असहयोग का जो पहला बड़ा उदाहरण था 1859 से 60 का नील विद्रोह था। नील विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था जनरली, जो उस समय बंगाल बिहार संयुक्त रूप से थे, तो बिहार के भी कुछ हिस्से में ये फैला था। यहाँ किसानों ने संगठित होकर नील न उगाने का फैसला किया और अंग्रेजों को लगान देने से मना कर दिया था। इसके बाद 1917 का चंपारण सत्याग्रह संगठित किसान आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण बना था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि विभाग था। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। रक्षा विभाग बनाया गया था बलदेव सिंह। गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वित्त विभाग किसको दिया गया था? तो लियाकत अली खान के पास था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो यह प्रश्न बार बार पूछा गया एग्जाम में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। तो चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मुलाकात की थी और उन्हें तिनकठिया प्रथा के तहत नीलह साहबों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताया तथा चंपारण आने का आग्रह किया था। राजकुमार शुक्ल से एक और प्रश्न पूछता है कि इनका गांव, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे मुरली भड़ावा या भड़ावा गांव के निवासी थे।
और गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर उनका साथ किसने किसने दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी और मौलाना मजहरूल हक जैसे नेताओं ने इस पे शामिल हुए थे। ये फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस प्रांतीय सरकारों ने अक्टूबर-नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस सरकारों के इस इस्तीफे की खुशी में मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जब छात्रों ने सरकारी कॉलेज का बहिष्कार किया तब उनके लिए पटना में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने औपचारिक रूप से बिहार राष्ट्रीय कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि बिहार विद्यापीठ के पहले कुलाधिपति कौन थे? मजहरूल हक और उप कुलाधिपति ब्रजकिशोर प्रसाद बने थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके पहले प्रिंसिपल बने थे यानी प्राचार्य बने थे। अगला देखते हैं, हमारा सेकंड पार्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें पहला दिया है 41 से लेकर के 65 तक एक बहुत बड़ा पैसेज है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं इसके सीधे सोल्यूशन पे चलता हूँ। प्रश्न है, वाई वॉज द ग्रैंड मदर लिस्टलेस दैट नाइट? तो यहाँ पे लिस्टलेस का मतलब है एजिटेटेड, मतलब परेशान। तो ग्रैंड मदर उस रात बेचैन क्यों थी, उदासीन क्यों थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शी वॉज एंग्सियस। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, ग्रैनी इज नॉट हर यूजुअल चर्पी सेल्फ, शी लुक्स मच ओल्डर एंड सीम्स टू बी एजिटेटेड ओवर समथिंग। तो वो उस रात की भयानक जो बरसी हुई थी उसको याद करके ये परेशान थी। अगला प्रश्न है, हाउ बेस्ट कैन वन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी टेलर? तो इसका आंसर होगा, तो पैसेज के अनुसार दादी आमतौर पर चर्पी रहती थी, मतलब खुशमिजाज रहती थी और बच्चे उनके पास कहानियाँ सुनने आते थे। कहानी सुनाते वक्त उनके चेहरे पर एक पेकुलियर ग्लो यानी अद्भुत चमक आ जाती थी और वे अधिक जीवंत यानी अलाइव एंड एनिमेटेड हो जाती थी। तो दिए गए विकल्प में हमारा जो गैरुलस मतलब चिड़चिड़ा या बातूनी, कैंटैंकरस ओल्ड वुमेन, ये कैंटैंकरस है, यहाँ पे ये वाला इधर होगा, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा है चीयरफुल एंड लाइवली ओल्ड लेडी। तो दिए गए विकल्प में कि केवल हंसमुख और जीवंत होना, ये भी उनके गहरे संवेदनशील और इतिहास को सहेजने वाले व्यक्तित्व का सही वर्णन नहीं करता है। इंडोलेंट एंड ग्रम्पी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म हर्थ फायर इंडिकेट? तो हर्थ का अर्थ है घर के अंदर अंगीठी या वह स्थान जहां आग जलाई जाती है। तकनीकी और व्यवहारिक रूप से फायर प्लेस बोलते हैं आग जलाने की जगह को, और ग्रेट का मतलब होता है वह धातु का ढांचा जिसमें कोयला या लकड़ी जलाई जाती है। दोनों ही हर्थ फायर के आसपास अर्थ व्यक्त करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फायर प्लेस एंड ग्रेट। तो ऑप्शन हो गया मोर देन वन ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दैट नाइट? तो उस रात के बारे में क्या स्पेशल था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इट वाज दैट फेटफुल नाइट व्हेन ए पेकुलियर विंड ब्लू। वो कहानी बताते समय ऐसा बता रही थी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी दैट द सॉन्ग टेक्स इन द स्टोरी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द सॉन्ग अराइजेस फ्रॉम द ग्रेवयार्ड फिलिंग द होल एंड डिसअपियर्स विलेज बियॉन्ड ह्यूमन हैबिटेशन। अगला प्रश्न है, वाई डू लिसनर्स गैदर टू हियर स्टोरीज एट नाइट इन रिमोट विलेजेस अपॉन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दे आर एंगेज्ड इन देयर फार्म्स कलेक्शन ऑफ फायरवुड एंड वाटर एंड अदर मंडेन अफेयर्स होगा। तो हालांकि ये जो फैक्ट है पैसेज में सीधे तौर पे नहीं लिखा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण जीवन शैली के संदर्भ में ये एक ट्रू फैक्ट है। दिन के समय में लोग खेती, लकड़ी और पानी इकट्ठा करने के लिए दैनिक कार्य यानी मंडेन अफेयर्स में व्यस्त रहते हैं, इसलिए केवल रात का समय ही सामाजिक रूप से मिलने और कहानियाँ सुनाने के लिए बचता है। अगला प्रश्न है, पिक आउट द सिनोनिम फॉर द वर्ड रेब्यूक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो रेब्यूक का अर्थ होता है डांटना, फटकारना या चेतावनी देना। तो
तो पैसेज में जब बच्चे शुरुआत में दादी की बात पर अविश्वास जताते हैं तो पैसेज में लिखा है कि बट द ओल्ड वुमेन रिब्यूक्स देम, यानी इसके ठीक अगले पैराग्राफ की शुरुआत में लिखा है कि दे फील चैस्टिसाइज्ड। तो चेस्टाइज का अर्थ होता है डांटना या फटकार लगाना, तो चेस्टाइज्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए आंसर। अगला प्रश्न है विच वर्ड इन द स्टोरी इंडिकेट्स सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो ईरी मतलब डरावनी या रहस्यमय, बच्चे कहते हैं कि उन्हें यह केवल ईरी साउंड सुनाई दे रही है। अनकैनी का मतलब है अलौकिक, अजीब या रहस्यमय, यानी गीत के गुजरने के बाद माहौल में अनकैमनी लिल्ट यानी कि एक अजीब सी गूंज रह जाती है। तो दोनों ही ये आंसर हो जाएगा ए और बी, तो ऑप्शन हो गया मोर देन अबव। डिस्क्राइब द लुक ऑन द स्टोरी टेलर फेस व्हेन दे ऑल क्लियरली हियर द ट्यून ऑफ द सॉन्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अलाइव एंड एनिमेटेड। तो पैसेज आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है देयर इज ए पेकुलियर ग्लो ऑन हर फेस एंड शी सीम्स टू हैव चेंज्ड इनटू अ न्यू सेल्फ मोर अलाइव एंड एनिमेटेड दैन अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द लिसनर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एज पोलाइट एंड कंसिडरेट। तो पोलाइट एंड कंसिडरेट का मतलब विनम्र और विचारशील। तो जब पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें है वन ऑफ द बॉयज आस्क्स हर वेदर शी इज नॉट फीलिंग वेल एंड टेल्स हर दैट इफ सो दे कैन कम बैक अनदर नाइट। कंसिडरेट का अर्थ होता है दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने वाला, तो ये फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टोरी टेलर इन नागा सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर लिखित दस्तावेजों के अभाव में नागा जैसे जनजातीय समाजों में बुजुर्ग कहानीकार ही समाज के इतिहास, परंपराओं और अतीत के सत्यों के मुख्य संवाहक होते हैं। पैसेज के अंत में लिखा है कि दादी बच्चों को उस ब्लैक संडे के इतिहास और त्रासदी के बारे में बताने के लिए बैठती है। वे पारंपरिक ज्ञान यानी ट्रेडिशनल लोर, हिस्ट्री और ट्रूथ तीनों को संजो कर रखती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रेडिशनल लोर, हिस्ट्री एंड ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोलोकियल वर्ड इज एन इक्विवेलेंट ऑफ द टर्म ग्रैंड मदर दैट हैज बीन यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो ग्रैनी ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा। तो बट पैसेज पढ़ेंगे तो एक जगह लिखा है कि बट टुनाइट ग्रैनी इज नॉट हर यूजुअल चर्पी सेल्फ। तो ग्रैंड मदर के लिए ही बोलचाल भाषा में ग्रैनी का शब्द यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाई डज द स्टोरी टेलर फील दैट द यंगस्टर्स ऑफ टुडे हैव फॉरगॉटन हाउ टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द अर्थ एंड द विंड। तो पैसेज के अनुसार जब दादी बच्चों को हवा के बारे में बताती है तो पहले संदेह करते हैं, स्केप्टिकल हो जाते हैं और ध्यान नहीं देते। तो लिखा है जो हमारा पैसेज है उसमें कि एट फर्स्ट द यंगस्टर्स आर स्केप्टिकल, ओल्ड वुमेन रिब्यूक्स देम बाय सेइंग दैट दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्केप्टिकल, इनअटेंटिव एंड डिसबिलीवर्स। तो ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है व्हाट इज द इनिशियल नोट ऑफ द सॉन्ग कंपेयर टू इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ए हाइम। तो पैसेज में पहली बार जब उस ध्वनि का जिक्र होता है तो लिखा है कि ए पेकुलियर विंड ब्लोज थ्रू द विलेज एंड विच साउंड्स लाइक ए हाइम, यानी शुरुआत में वो हवा एक भजन या धार्मिक गीत, हाइम इनको धार्मिक गीत या भजन बोलते हैं, उसकी तरह लगती है। बाद में बच्चों को वो एक लो हम यानी कि धीमी गूंज के रूप में सुनाई देती है, लेकिन साउंडेड लाइक हाइम से की गई है यहाँ पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइम। हाइम का अर्थ होता है ईश्वर की स्तुति में गाए जाने वाले भजन या धार्मिक गीत। अगला प्रश्न है पिकअप एन इक्विवेलेंट ऑफ द वर्ड कैडेंस और रिदम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी। तो कैडेंस और रिदम का अर्थ संगीत या आवाज़ का उतार चढ़ाव या लय होता है। पैसेज में एक शब्द आया है कि ए सर्टेन अनकैनी लिल्ट लिंगर्स ऑन इन द वेक ऑफ इट्स डिपार्चर। तो संगीत के संदर्भ में लिल्ट का अर्थ एक सुखद, लयबद्ध और जीवंत ध्वनि या ताल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो हम है इसका अर्थ होता है भिनभिनाहट या धीमी गूंज बिना किसी स्पष्ट लय के। ट्यून जो है ये धुन या सुर को बोलते हैं, यह पूरी रचना को दर्शाता है, जबकि लिल्ट जो है उसके लयबद्ध उतार चढ़ाव यानी रिदम को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विच फ्रेज इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ सरप्राइज और एस्टोनिशमेंट विथ रेफरेंस टू द स्टोरी टेलर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एज दाउ सीइंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो पैसेज में लिखा है कि द ओल्ड स्टोरी टेलर वीप्स अराउंड एंड सर्विस द ग्रुप एज दाउ सीइंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब कोई किसी को इस तरह देखता है जैसे पहली बार देख रहा हो, तो वह उसके गहरे विस्मय, शौक या अत्यधिक आश्चर्य यानी एस्टोनिशमेंट को दर्शाता है। दादी अचानक अपनी पुरानी यादों से बाहर आकर बच्चों को देखकर हैरान होती हैं, पैसेज के अनुसार। अगला प्रश्न है कि द नरेटर सीम्ड आउट ऑफ जॉइंट बिकॉज, तो इसमें कथावाचक यानी दादी जो है आउट ऑफ जॉइंट लग रही थी, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ जॉइंट एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मानसिक रूप से अशांत होना, अपनी सामान्य स्थिति में न होना या अस्वस्थ या उदासीन महसूस करना। तो पैसेज के शुरू में ही बताया गया है कि दादी अपनी सामान्य चुलबुली स्थिति में नहीं थी, वे बूढ़ी और उत्तेजित और परेशान लग रही थी क्योंकि वह अतीत की दर्दनाक यादों में खोई हुई थी। तो चूंकि विकल्प बी देखिए, शी वाज लिस्टलेस और शी वाज ट्रैप्ड इन डार्क थॉट्स, तो ये दोनों ही उनकी स्थिति का सही कारण और रूप बयां करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच फ्रेज इन द एक्सट्रैक्ट इज अ क्लोज इक्विवेलेंट ऑफ पिन ड्रॉप साइलेंस। तो पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब होता है बिल्कुल सन्नाटा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, डेथ लाइक साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द लिसनर्स स्केप्टिकल। तो श्रोताओं यानी बच्चों को किस बात ने संदेहवादी बनाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दे कुड हियर नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स फीलिंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन दिस स्टोरी। तो कहानी में कौन सी मूल भावना सबसे प्रमुख है? तो इसमें ट्रैजिक है, ट्रैजिक मतलब त्रासद, क्योंकि इसमें एक बहुत सुंदर गायिका की मौत और पूरे गांव की तबाही का दुखद अंत बताया गया है पैसेज में। एलिजियाक का मतलब शोकपूर्ण यह कहानी, ये जो पूरी कहानी है और हवा में गूंजता हुआ गीत मरे हुए लोगों की याद में गाया जाने वाले एक शोक गीत, यानी शोक गीत को क्या बोलते हैं? एलिजी जैसा है। और घोषली का मतलब होता है भूतिया, रहस्यमय, कब्रिस्तान से उठने वाली हवा और मरे हुए पात्र की आखिरी आवाज़ का गूंजना एक रहस्यमय माहौल बनाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द फ्रेज वीप्स अराउंड। तो जो पैसेज है उसमें एक वाक्य है द ओल्ड स्टोरी टेलर वीप्स अराउंड एंड सर्विस द ग्रुप। यहाँ जो वीप्स अराउंड का अर्थ है, इसका अर्थ होता है अचानक या तेजी से पीछे मुड़ना, टू टर्न अराउंड सडनली और क्विकली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका नॉन ऑफ दी एबव, क्योंकि वर्लिंग का अर्थ होता है लगातार गोल गोल घूमना, होवर का अर्थ होता है हवा में मंडराना या टिके रहना, और ब्लोज का अर्थ है हवा का चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इज द नरेटर डिस्क्राइब्ड एज चर्पी। तो गद्यांश जब पैसेज पढ़ेंगे आप तो उसमें शुरुआती लाइन में लिखा है बट टुनाइट ग्रैनी इज नॉट हर यूजुअल चर्पी सेल्फ। तो इंग्लिश में जब किसी व्यक्ति के लिए चर्पी एडजेक्टिव का उपयोग किया जाता है तो उसका मीनिंग होता है चीयरफुल, लाइवली एंड हैप्पी, यानी प्रश्न, खुशमिजाज और ऊर्जावान। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एज सी इज चीयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेमोरीज डिड द सॉन्ग ब्रिंग बैक टू द नरेटर एंड द लिसनर्स। तो इसका जो कंटेक्चुअल इन्फ्रेंस होगा वो है कि टुनाइट इज द एनिवर्सरी ऑफ दैट ड्रेडफुल संडे, जो दिया है एनिवर्सरी ऑफ दैट ड्रेडफुल संडे। तो कथावाचक जो दादी हैं वो चिल्ला करके ये बता रही हैं, तो ये वाला विकल्प तो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है एन इंसिडेंस ऑफ वायलेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और डेथ एपनियो एनिवर्सरी ऑफ, एपनियोस लास्ट सॉन्ग थी, अपनियो का ये आखिरी गीत था जो उसकी मृत्यु और त्रासदी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सही होगा, ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 है कि वाई इज दैट पार्टिकुलर डे रेफर टू एज ब्लैक संडे। तो ऐसा क्यों कहा गया है ब्लैक संडे, उस खास दिन को? तो ऑप्शन होगा ए, डेथ ऑफ एपेनियो एंड एट्रोसिटीज सफर्ड बाय द विलेजर्स ऑन ए सर्टेन संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इस दिए गए क्वेश्चंस में एरर फाइंड करना है। पहला है कि डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल द 50 स्टूडेंट्स मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, मतलब बताना है कि कौन इसमें से गलत है, ए, बी, सी में से, या फिर तीनों ही गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो बिटवीन और लिखा है ये गलत है। क्यों? क्योंकि बिटवीन का प्रयोग सामान्यतः दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि दो से अधिक के लिए
एमोंग का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज एमोंग दी 50 स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। तो देखिए अनलेस जो है इसका अर्थ ही होता है यदि नहीं, यानी कि इफ, इसके बीच में कोई सेंटेंस होगा नॉट, इफ नॉट। तो यहाँ पे भी इफ नॉट है, ये डोंट लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। जो सही स्टेटमेंट होगा वो ये होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डोंट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज किया जाता है, ये बिल्कुल ही सही है। इसका अर्थ है कि जल्दी निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, ही टॉक्ड एज इफ ही वाज ए मैड मोर देन वन ऑफ दी अबव नन ऑफ दी अबव। हमें बताना है क्या कितना गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो द फ्रेज दिया है, जो हमारा फ्रेज है एज इफ, इसका अर्थ होता है एज दो। ये ज़्यादातर हाइपोथेटिकल, अनरियल और कॉन्ट्रैरी टू फैक्ट सिचुएशन को एक्सप्लेन करने या डिस्क्राइब करने के लिए प्रयोग होता है। इंग्लिश ग्रामर में इस टाइप के सिचुएशन के लिए सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो एज इफ ही है, इसके बाद हमें जो प्रयोग करना है वो होगा वेयर, एज इफ ही वेयर ए मैड। और यहाँ पे जो मैड है, यहाँ पे चूंकि क्या है ये कि एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए हम ए आगे नहीं लगाएंगे। या तो मैडमैन लिखें, ए मैडमैन लिख सकते हैं, ए मैड मैन ऐसा लिख सकते हैं, या ए मैड पर्सन लिख सकते हैं, ए नहीं लगाएंगे। तो हमारा क्या है, सी पूरा का पूरा गलत है। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माई वॉच विच वॉज डैमेज्ड इज नाउ यूजलेस। तो इसमें तीनों का तीनों सही है, ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी आउट टू हैव ओबे हर पेरेंट्स। तो हमें बताना है इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो आउट टू हैव ओबे है, टू हैव ओबे, यहाँ पे ओबे के बजाय होना चाहिए ओबेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल गेट वेट इफ यू विल गो आउट इन द ट्रेन। तो आपको पता ही है कंडीशनल सेंटेंसेस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ के बाद जो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यू विल गेट वेट इफ यू गो आउट इन द ट्रेन। यदि तुम रेन में बाहर जाते हो, सॉरी रेन है ये, यदि तुम रेन में बाहर जाते हो तो तुम गीले हो जाओगे। तो यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ वन ऑफ ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ माई कंट्री। तो यहाँ वन ऑफ दी होगा, ग्रेटेस्ट जो है इसके बाद यहाँ पे वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट के बाद यहाँ पे जो लीडर्स नहीं, लीडर नहीं लीडर्स होना चाहिए, इसमें एस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी भी गलत है और सी भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो होगा कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ माई कंट्री। वो महान नेताओं में से एक महान नेता है हमारे देश का, ऐसा इसका अर्थ होगा हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदर यू नॉर ही आर गिल्टी। तो हमें बताना है इसमें कौन सा सही है। तो नीदर और नॉर में जो सब्जेक्ट नज़दीक वाला है इसके हिसाब से ही ये वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे इज होना चाहिए, नीदर यू नॉर ही इज गिल्टी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीदर ऑफ दी थ्री पेन्स विल डू। तो इसमें क्या होगा, नीदर ऑफ दी, यहाँ पे जो द प्रोनाउन यूज किया गया नीदर, ये दो लोगों या चीज़ों के बीच चॉइस या कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे है थ्री पेन्स मोर देन टू हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नन होगा, प्रयोग होगा, नन ऑफ दी थ्री पेन्स विल डू। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डैश अलोन इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ। और बोला है कि यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज बिन लिविंग, हैड बिन लिविंग का हमारा क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा
बी सी हैड बीन लिविंग अलोन इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट ए डिकेड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही फ्लेड वेयर हिज परसुअर्स कुड नॉट फॉलो। तो वहाँ भाग गया जहाँ उसका पीछा करने वाले फॉलो नहीं कर सकते थे। तो जो यहाँ पे अंडरलाइन भाग है उसमें सब्जेक्ट जो है हिज परस्यूअर, ये एक वर्ब है जो कुड नॉट फॉलो इसमें मौजूद है, इसलिए ये एक क्लॉज है न कि फ्रेज। तो यहाँ पे जो मुख्य वर्ब है फ्लेड, ये कहाँ भागा है, वेयर। तो वेयर का प्रश्न पूछने पर उत्तर दे रहा है, यानी स्थान का बोध कराने वाले ऐसे क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की शुरुआत आमतौर पर वेयर, वेरेवर, वेन, विदर जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से होता है। द अम्ब्रेला विथ ए वुडन हैंडल इज माइन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लॉज और फ्रेज फॉर द अंडरलाइन पार्ट। तो रेखांकित भाग में विथ ए वुडन हैंडल जो नाउन है, नाउन अम्ब्रेला की विशेषता बता रहा है कि छाता कैसा है, लकड़ी के हैंडल वाला। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। क्योंकि इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है तो ये क्लॉज नहीं है। तो विकल्पों में हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं दिया गया है, इसलिए हम सही उत्तर ई कर देंगे, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम, यूज एन इन्फिनिटी टू ज्वाइन द सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो इन्फिनिटी का प्रयोग करके, तो क्या होगा, संयुक्त सेंटेंस होगा आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डिजर्व टू सक्सीड ही फेल्ड, यूज एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज टू ज्वाइन द सेंटेंस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ही फेल्ड अनडिजर्वडली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड, यूज द प्रीपोजिशन विथ ए नाउन और जीरन टू ज्वाइन द सेंटेंस। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, यूज ए पार्टिसिपल टू ज्वाइन द सेंटेंसेस। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, जंपिंग अप ही रैन अवे। तो जब एक ही सब्जेक्ट द्वारा एक के बाद एक दो कार्य तुरंत किए जाते हैं तो पहले कार्य को दर्शाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जंपिंग अप एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट द पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग। तो देखिए सी रेड द शॉर्ट स्टोरी कफन एंड अडेप्टेड इट टू अ रेडियो प्ले। तो इसका आंसर होगा सी रेड द शॉर्ट स्टोरी, सी रेड द शॉर्ट स्टोरी कफन एंड अडेप्टेड इट टू अ रेडियो प्ले। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। पंक्चुएशन का मतलब होता है उद्धरण चिन्ह, ठीक है, कोटेशन मार्क्स या फिर जो भी इसमें हमें प्रयोग करना है। तो ये हमने कफन, यहाँ पे कफन एक कहानी है, छोटी कहानी जो उसने पढ़ी है और उसने अपने रेडियो प्ले के लिए इसे अडाप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ही इज़ एट होम आई शैल सी हिम, इट इज़ ए, ये किस तरीके का सेंटेंस है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑप्शन सी। तो इस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज है आई शैल सी हिम, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि इफ़ ही इज़ एट होम। तो इफ़ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बनाता है। जिस वाक्य में कम से कम एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन, इट इज़, ये कैसा सेंटेंस है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। इस वाक्य में दो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज है, यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन। ये दोनों क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हैं, इसलिए यह कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यू एट फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यू एट फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हमारा क्या होगा, तो यू एट फिश एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है और इसके अंत में फुल स्टॉप है, इसलिए यह एक सेंटेंस है। तो हमारा सी तो हो गया। साथ ही प्रत्येक इंडिपेंडेंट सेंटेंस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, एट जो है ये फाइनाइट वर्ब है, ये मौजूद है। चूँकि ये सेंटेंस और क्लॉज दोनों की परिभाषाओं को पूरा करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट द सेंटेंस दैट विच कैन नॉट बी रेड। तो
बताना है हमें कि दैट विच कैनॉट बी रेड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे पढ़ा ना जा सके, यानी अपठनीय हो, उसको बोलते हैं इलेजिबल, इलिजिबल, ठीक है। और इन एलिजिबल का मतलब होता है जो किसी पद या चुनाव के योग्य ना हो, अयोग्य बोलते हैं इसको, अयोग्य। और इनविजिबल जो दिखाई ना दे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्करिलस। तो स्करिलस का हमें एंटोनिम बताना है। तो स्करिलस का अर्थ होता है अपमानजनक, अश्लील, भद्दा या गाली गलौज से भरा हुआ। इसका जो एंटीनिम होगा वो होगा डिसेंट, मतलब जिसका अर्थ होता है शालीन, सभ्य और शिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लेफ्ट दैट हाउस। व्हाट इज द अंडरलाइंड वर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से दैट यहाँ पे क्या है, तो दैट शब्द ये जो है वो संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी ओर पॉइंट आउट कर रहा है और इसकी विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा की विशेषता बताने और उसकी ओर संकेत करने के कारण यहाँ दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं हिंदी में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें कोई नहीं दिया है तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंक्रोनाइज। ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इसका अर्थ होता है एक ही समय पर घटित होना या दो से अधिक चीज़ों को एक ही गति या समय पर संचालित करना। अगला प्रश्न है द मिस स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज। तो ये क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, देखिए ये इरिस्पॉन्सिबल जो है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी दिया है तो ये गलत है। नौकरशाही का होता है BUREAUCRACY, ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद पुसिलैनिमिटी, तो ये भी गलत है। सही स्पेलिंग जो होगा वो होगा PUSILLANIMITY। इसका अर्थ होता है कायरता या डरपोक। तो इसमें सिंगल एस है, डबल एस और डबल आई होता है। यहाँ पर डबल एस लगा दिया है, ए सिंगल आई लगा दिया है, एल है, तो ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा ये भी। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी और सी, मोर देन अबव। इसमें क्या है, मिस स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये। ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग इज नोन एज। तो जो व्यक्ति स्पेलिंग में अशुद्धियाँ करता है उसको बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। अशुद्ध लिखने वाले को बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे जो दिया है फिलोजाइनिस्ट, इसका अर्थ होता है महिलाओं से प्रेम या उनका सम्मान करने वाला। और फोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान या भाषा की ध्वनियों का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट टू द वर्ड ओप्रोब्रियस। तो ओप्रोब्रियस का हमें एंटोनिम बताना है। तो ओप्रोब्रियस का अर्थ होता है अपमानजनक, निंदात्मक और तिरस्कारपूर्ण। इंग्लिश में एक्सप्रेसिंग स्कॉर्न और क्रिटिसिज्म। इसका ठीक जो एंटोनिम होगा वो होगा कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रशंसात्मक, सम्मानजनक या तारीफ से भरा हुआ। यहाँ पे जो विटुपरेटिव दिया है इसका अर्थ होता है गाली गलौज या कठोर निंदा से भरा होता है। और ट्रक्यूलेंट का अर्थ होता है क्रूर, आक्रामक या लड़ाकू स्वभाव का। अगला प्रश्न है द टर्म क्यूनक्वेनियल स्टैंड्स फॉर। तो इसका अर्थ होता है हर 5 साल में एक बार होने वाला, हैपनिंग वंस एवरी 5 ईयर्स। तो चूंकि विकल्प में क्या दिया है 4, 6 एंड 7 दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ। तो एक कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, तो इसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। इसके पहले हमने एक उदाहरण देख चुके हैं इस क्वेश्चन इसी वीडियो में। अगला प्रश्न है द प्रिंस सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर्स टू बी हियर दिस इवनिंग, चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा, जो शुद्ध वाक्य होना चाहिए वो होगा कि द प्रिंस सेड दैट। तो सेड यहाँ पे दैट कहीं भी यूज नहीं हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। सही आंसर होगा द प्रिंस सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद। अगला प्रश्न है डॉट योर is and cross your ts, then add 2 5s and 4 2s, use punctuation marks। हमें punctuation mark बताना है। तो यहाँ पे
जो एपोस्ट्रोफ है इसका प्रयोग करना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा डॉट योर आइज, ये होगा आई पर एपोस्ट्रोफ एस। उसके बाद क्रॉस योर टीज, तो क्रॉस के बाद ये पे एस यहाँ पे ऐसे होगा। देन 2 5s, तो ये 5 जो है 5 एपोस्ट्रोफ एस एंड 2 एपोस्ट्रोफ एस होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉट योर आइज एंड क्रॉस योर टीज देन ऐड 2 5s एंड 4 2s। ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मून लाइट इज अ कंपाउंड वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाई, तो इसका आंसर होगा मून लाइट का अर्थ होता है चांदनी, जो दो अलग शब्दों से मिलकर बना है, मून प्लस लाइट से। तो ग्रामर में मून भी एक संज्ञा है, नाउन है, और लाइट भी एक नाउन है। तो नाउन प्लस नाउन से कंपाउंड वर्ड बना है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड हॉट इज ए कंपाउंड वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाई, तो रेड जो है वो एक एडजेक्टिव है और हॉट जो है वो भी एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव से ये बना है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द कॉज लेट हिम स्पीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, लेट हिम हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द कॉज स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, यूज पंक्चुएशन मार्क, तो हमें पंक्चुएशन मार्क इसमें क्या यूज होगा, तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ठीक है। व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ब्रोक द ग्लास, चेंज द अंडरलाइन वर्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब, तो हमें इसे इन ट्रांजिटिव वर्ब में बदलना है, ही ब्रोक द ग्लास इनटू, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा द ग्लास ब्रोक। ऑप्शन हो गया हमारा सी, द ग्लास ब्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, पॉइंट आउट द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन पार्ट, तो आई एम रीडिंग के बारे में हमें बताना है किस तरीके का टेंस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड योर ब्रदर राइट सच ए लेटर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका आंसर होगा वाई वाज सच ए लेटर रिटन बाय योर ब्रदर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 106 से 110 के लिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, अचानक आई हुई विपत्ति या अप्रत्याशित झटका के लिए हम यूज करते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सडन कैलामिटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू अवे विथ, डू अवे विथ का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, उन्मूलन करना या नष्ट करना। इंग्लिश में टू एबॉलिश, एलिमिनेट और गेट रीड ऑफ, तो गेट रीड ऑफ ही ज़्यादातर यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इस केस में सी, टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कास्ट ए स्लर ऑन, तो इसका अर्थ होता है कलंक लगाना या बदनाम करना या दोषारोपण करना या किसी का छवि खराब करना। इंग्लिश में बोलते हैं टू डैमेज समवंस रेपुटेशन और टू डिफेम, तो इस केस में हमारा स्लर का अर्थ होता ही है कलंक या लांछन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू ब्लेम, और टू अक्यूज आरोप लगाना, और इसका अर्थ होता है दोष देना, तो दोनों ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी एट सी, तो पूरी तरीके से भ्रमित होना या समझ ना पाना को बोलते हैं टू बी एट सी। इंग्लिश में पजल्ड, लॉस्ट या परप्लेक्स्ड इसको बोलेंगे, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑलमोस्ट नो टाइम, तो बहुत जल्दी या तुरंत या पलक झपकते ही इसको बोलते हैं, ये इसका अर्थ होगा वेरी रैपिडली या इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। तो इन नो टाइम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बिना समय लिए, यानी जल्दी से कर देना, क्विकली, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन इल डैश ट्यूसडे, तो यहाँ पे हैज़ बीन इल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये, तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब कार्य के शुरू होने का एक निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे किसी दिन का नाम ट्यूसडे दिया है तो वो हमेशा सिंस का प्रयोग होता है, चूँकि विकल्प में हमें सिंस नहीं दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ही हैज़ बीन इल सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट है सी राइड्स अ पेन, तो क्या होगा इसमें, तो व्याकरण के नियम के अनुसार जब किसी निर्जीव साधन या औजार यानी कि इंस्ट्रूमेंट या टूल का उपयोग करके कोई कार्य किया जाता है तो उसके पहले प्रेपोजिशन विथ का प्रयोग होता है, जैसे कि राइट विथ अ पेन, कट विथ अ नाइफ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा विथ। अगला है
द कार वॉज रनिंग डैश 40 किलोमीटर पर आवर। तो जब किसी निश्चित गति यानी स्पीड, रेट या प्राइस को दर्शाया जाता है तो उसके ठीक पहले हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे एट 40 किलोमीटर पर आवर का प्रयोग होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ही डाइड डैश कोलेरा। तो यह प्रीपोजिशन जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी, भूख या प्यास के कारण होती है तो डाई क्रिया के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, जैसे डाई ऑफ कॉलरा, डाई ऑफ कैंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए इसके केस में ना बहुत सारे टर्म यूज होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाई। तो डाई ऑफ डिजीज और हंगर के लिए डाई फ्रॉम ओवरवर्क या वुंड यानी घाव से या अधिक काम से करके मर जाना डाई फ्रॉम होगा। हार्नेस, डाई इन हार्नेस या डाई इन एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना में या काम के करते हुए उसके दौरान मर जाना। और डाई फॉर मतलब कंट्री, देश के लिए मरना, डाई फॉर इंडिया, डाई फॉर अपना देश का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ रिवर डैश माई रेसिडेंस। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा कि मेरे निवास स्थान के बगल में या पास में एक नदी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बिसाइड। एक होता है बाय द साइड ऑफ, इसका अर्थ होता है बाय द साइड ऑफ, और एक होता है बिसाइड्स, बी साइड्स। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है क्या? इन एडिशन टू, यानी कि इसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एक पैसेज दिया है और प्रश्न है कि द एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जब ये आप पैसेज को पढ़ेंगे तो ये एक फिल्म रिव्यू है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पैसेज में न केवल फिल्म मैकबेथ की कहानी का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है, बल्कि जो राइटर है उसने अपना व्यक्तिगत पर्सनल राय फाउंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग भी व्यक्त की है, और अंत में अभिनेता व अभिनेत्री के अभिनय का मूल्यांकन भी किया है। तो फिल्म रिव्यू हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलिनिएट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ग्राफ, गुड पैराग्राफ। तो हमें बताना है कि एक अच्छे पैराग्राफ के लिए अच्छी क्वालिटी क्या क्या है। तो इट हैज़ टू बी शॉर्ट, ये छोटा होना चाहिए। उसके बाद इट टू बी प्रिसाइज, ये संक्षिप्त होना चाहिए। एंड इट हैज़ टू बी टू द पॉइंट, यानी ये पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ये मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। चूँकि तीनों ही नेसेसरी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। आप इसे पॉज करके पढ़ें, मैं सीधा इसके आंसर पे चलता हूँ। तो जो दिया गया हमारा एक्सट्रैक्ट है उसमें छात्र और शिक्षक के बीच विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। सामान्य भाषा में दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली इस बातचीत को कन्वर्सेशन भी कहा जाता है, और लिटरेचर में इसे डायलॉग भी कहते हैं। तो चूँकि ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही हमारा आंसर हो सकता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द एरर इन द एक्सट्रैक्ट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 118। तो जो 118 हमारा दिया गया है उसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है बाउट few several like medicine items vegetables kinds may of a and he avocados arrange the word to make a meaningful sentence। तो हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कि he bought several items like medicines many kinds of vegetables and a few avocados। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।